गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर। मेरा नाम है अनीस और मैं हूं मोहम्मद और मैं हूं ज़फ़र इकबाल। और आज हम इस वीडियो प्रयाग करने जा रहे हैं। इस वीडियो का टाइटल है डार्क इंडिया पाकिस्तान हिस्ट्री बाय अभिजीत सर। तो कल हमने भाई पहला पार्ट बना लिया था, लेकिन ये कि आज सेकंड पार्ट देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। नहीं है डेफिनेटली, शायद डेफिनेटली मे बी। ओके, अभी कहिए सर। फिर क्या होता है कि दो इम्पोर्टेंट व्यक्तियों का जन्म होता है इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। दोनों गुजराती। आई थिंक सब गेस कर सकते हैं कौन है। एक तो मोहनदास गांधी जी और दूसरे मोहम्मद अली जिन्ना जी। इन दोनों का जन्म होता है और ये दोनों इंग्लैंड जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। दोनों लॉयर्स बनते हैं। फिर दोनों के पाथ डाइवर्ज होते हैं। मिस्टर जिन्ना एक बहुत ही नेशनलिस्टिक इंडिविजुअल थे, इंडियन नेशनलिस्ट, और एक सेक्युलर व्यक्ति थे। ये एंग्लोफाइल जरूर थे। ही लव्ड इंग्लैंड, इंग्लिश कल्चर, ऑल दैट। उनकी प्रथम भाषा इंग्लिश ही थी, गुजराती नहीं थी या कुछ और नहीं थी, राइट। लेकिन ही वॉज एन इंडियन नेशनलिस्ट। वो फ्रीडम चाहते थे भारत के लिए और वो सेक्युलरिज्म के प्रोपोनेंट थे। वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी के बहुत बड़े स्ट्रॉन्ग प्रोपोनेंट थे मिस्टर जिन्ना। मिस्टर गांधी का पाथ अलग है। मिस्टर गांधी अपना लॉ का स्टडी करने के बाद फिर भारत आते हैं। भारत से साउथ अफ्रीका जाते हैं और साउथ अफ्रीका में 25 वर्ष अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक वहाँ रहते हैं और कुछ तो करते हैं वहाँ पे। पता नहीं क्या करते हैं। आई थिंक लॉ प्रैक्टिस करते थे ऑफिशियली, लेकिन उनका बहुत बड़ा फार्म था, टॉलस्टॉय फार्म और पता नहीं क्या क्या फार्म था। और ये एक्टिविस्ट बन गए फॉर द राइट्स ऑफ द इंडियन पीपल इन साउथ अफ्रीका, राइट। और उन्होंने बहुत सारे राइटिंग्स लिखे वहाँ पे, जर्नल आर्टिकल्स, मैगजीन आर्टिकल्स, लेटर्स एंड ऑप एड्स एंड व्हाट नॉट। तो उनका बहुत कोपियस लिटरेचर उस समय का अभी भी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, बहुत पढ़ने को अवेलेबल है, राइट। तो उनके उस समय के एटीट्यूड्स क्या थे हमें दिखते हैं। ही वॉज वेरी मच प्रो एम्पायर। साउथ अफ्रीका में एक बोअर वॉर हुआ था, जो डच कॉलोनियल सेटलर्स और ब्रिटिश के बीच में वॉर हुआ था, जिसमें मोहनदास गांधी, मिस्टर गांधी, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। उनको मिलिट्री रैंक मिला था सार्जेंट मेजर का, एंड ही पार्टिसिपेटेड इन द बोअर वॉर। उन्होंने बेग किया ब्रिटिश को। उनका ऑफिशियल राइटिंग है आई एम बेगिंग, ऐसा मे बी उस समय ऐसा लिखते थे इन ऑफिशियल करस्पॉन्डेंस। तो उन्होंने कहा कि आई एम बेगिंग, प्लीज अलाउ अस टू फाइट ऑन बिहाफ ऑफ द एम्पायर। हम फाइट करना चाहेंगे, वी वुड लाइक टू टेक अप आर्म्स। लेकिन ये उनका रिक्वेस्ट जो था उसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो फिर उनको रोल दिया गया कि यू ड्राइव एम्बुलेंसेज, आप एम्बुलेंसेज ड्राइव कीजिए एंड फेरी द सोल्जर्स टू हु आर वुंडेड फ्रॉम द बैटलफील्ड टू द हॉस्पिटल्स, राइट। तो मिस्टर गांधी ने ये रोल किया और उनको ऑफिशियल मिलिट्री टाइटल मिला सार्जेंट मेजर मोहनदास गांधी। तो उन्होंने बहुत सर्व किया ब्रिटिश एम्पायर को, और उन्होंने लिखा है ऑफिशियली कि आई बिलीव दैट द वाइट रेस, द यूरोपियन रेस शुड बी द प्रीडोमिनेटिंग रेस एंड सो ऑन सो फोर्थ, बहुत कुछ। तो 25 वर्ष ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है सर? यू कैन फाइंड इट ऑनलाइन इन हिज ओन राइटिंग। ओके, वेरी सरप्राइजिंग बट इट्स ट्रू। ओके। तो 25 वर्ष उन्होंने वहां पर स्ट्रगल किया। किस प्रकार का स्ट्रगल था वी हैव टू एग्जामिन फर्दर। लेकिन 25 वर्ष के बाद क्या होता है कि अचानक से ही कम्स बैक टू इंडिया, और भारत में आते ही सरप्राइजिंगली मिस्टर गांधी एक सुपरस्टार बन जाते हैं। सारे के सारे पॉलिटिकल द्वार उनके लिए खुल जाते हैं, एंड ही बिकम्स एसेंशियली द नंबर 1 इन द कांग्रेस पार्टी ओवरनाइट। जैसे कि पैराशूट लेकर आ गए और अचानक से राजा बन गए। तो ये स्टेटस अचानक से इंजीनियर हो गया मिस्टर गांधी का। और उस समय मिस्टर जिन्ना कांग्रेस पार्टी के एक सीनियर लीडर थे, और उन्होंने बहुत काम किया था कांग्रेस पार्टी के लिए और फ्रीडम स्ट्रगल के लिए। और अचानक से वो साइडलाइन हो गए। मिस्टर जिन्ना गॉट साइडलाइंड, और उसकी वजह से वो बहुत दुखी हुए मिस्टर जिन्ना। उस समय मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हुआ था इन दैट टाइम पीरियड, जिसको उन्होंने ओपोज किया। मिस्टर जिन्ना ओपोज द फॉर्मेशन ऑफ द मुस्लिम लीग, क्योंकि वो खुद सेक्युलर थे। Can you believe it? He opposed the formation of the Muslim League, which he would later become a member of. तो ये मिस्टर जिन्ना का था। फिर गांधी जी आ गए भारत में और मिस्टर जिन्ना साइडलाइन हो गए। फिर वो 10 वर्ष तक मिस्टर जिन्ना यूके चले गए, इंग्लैंड, एंड ही वाज आउट ऑफ पॉलिटिक्स। बहुत डिप्रेस्ड थे वो, दुखी थे। और मिस्टर गांधी बिल्कुल फ्रीडम स्ट्रगल के फोर फ्रंट पर आ गए। खिलाफत मूवमेंट को उन्होंने सपोर्ट किया, द कैलिफेट मूवमेंट, टू
कीप द कैलिफेट कंटिन्यूइंग इन टर्की. टर्की में क्या हो रहा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद पूरा कंट्री को वेस्टर्न पावर्स ने कब्जा कर लिया था, उसको एसेंशियली डिवाइड एंड फ्रेगमेंट कर दिया. फिर जो टर्की का जो महान जनरल था मुस्तफ़ा केमाल अतातुर्क, उसने टर्किश इंडिपेंडेंस वॉर शुरू किया और उसने जो कैलिफेट का जो इंस्टीट्यूशन था, खिलाफा व्हाटएवर इट्स कॉल्ड इन अरबिक, जो भी टर्म है, उसको ही अनाउंस के वो अबॉलिश करना चाहता है उसको. जो टर्किश जो सुल्तान होता है वो कलीफ भी होता है और होता था उस समय. सो द लास्ट कलीफ वाज अब्दुल हमीद. तो इवेंचुअली मुस्तफ़ा केमाल अतातुर्क ने उसको हटा दिया और जो कैलिफेट का जो इंस्टीट्यूशन है उसको अबॉलिश कर दिया. क्या होता है कैलिफेट? द कैलिफेट जो है उसका जो टाइटुलर हेड है वो कलीफ है. एंड द कैलिफ इज द सुप्रीम रूलर ऑफ ऑल द मुस्लिम्स अक्रॉस द वर्ल्ड. ओके, राइट. तो जो ऑटोमन एम्परर जो होता था वो 16th सेंचुरी ऑनवर्ड से कलीफ होता था सभी मुस्लिम लोगों का. तो मुस्तफ़ा केमाल अतातुर्क ने इस इंस्टीट्यूशन का अबॉलिश कर दिया. तो इसके विरोध में भारत में जो कुछ लोग थे मुस्लिम लोग, उन्होंने एक एजिटेशन शुरू किया. ये एक ऑब्सक्योर एजिटेशन था, लेकिन फॉर सम रीजन मिस्टर गांधी इसको सपोर्ट किया. तो फिर ये नेशन वाइड मूवमेंट हो गया और इस चीज़ को बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिला एंड इट बिकेम अ होल सेपरेट पॉलिटिकल मूवमेंट. तो ये खिलाफत मूवमेंट था, खिलाफत मूवमेंट. अब हम खिलाफ ऐसा बोलेंगे हिंदी में, उर्दू में, तो इट लुक्स लाइक विरोध, राइट. हम इसके खिलाफ हैं, हम इसके विरोध में हैं. तो सब लोग को ऐसा लगता था कि ये ब्रिटिश के विरोध में हम कुछ मूवमेंट कर रहे हैं, इसको खिलाफत मूवमेंट कह रहे हैं. एक मिनट सर, मैं पहले ये जानना चाहूंगा कि दोनों गांधी जी के और जिन्ना जी के इंटेंशंस और मोटिवेशंस क्या थे एज मेन, अकॉर्डिंग टू यू, जितनी भी हिस्ट्री आपने पढ़ी है, जितनी भी किताबें आपने पढ़ी है, इन दोनों के इंटेंशंस और मोटिवेशंस क्या थे? ये बड़ा डेंजरस प्रश्न पूछा है आपने मुझे. अगर आप जिन्ना के दो स्वरूप है मिस्टर जिन्ना के, एक है यंग जिन्ना, एक है लेटर जिन्ना. अगर यंग जिन्ना लेटर जिन्ना से मिलते तो बड़े दुखी होते. यंग जिन्ना वुड बी वेरी डिसअपॉइंटेड विद लेटर जिन्ना, ओल्डर जिन्ना, क्योंकि जो ओल्डर जिन्ना थे उन्होंने अपने प्रिंसिपल्स को बैकस्टैब कर दिया. जो ओरिजिनल उनका जो प्रिंसिपल था वो था हिंदू मुस्लिम यूनिटी एंड अ यूनिफाइड इंडिया. एंड ही वर्कड फॉर दैट फॉर डेकेड्स, फॉर मेनी, बहुत वर्षों तक उन्होंने इसके लिए काम किया था. एज अ बैरिस्टर, एज अ लॉयर, एज अ कांग्रेस पार्टी मेंबर, एज अ फ्रीडम फाइटर. लेकिन गांधी जी के इमरजेंस के बाद वो मार्जिनलाइज हो गए और फिर उन्होंने पूरा अपना पॉलिटिकल यूटर्न किया एंड ही बिकेम अ सेपरेटिस्ट. तो जिन्ना के ओरिजिनल इंटेंशंस अच्छे थे, लेकिन फिर वो उनका जो ये सब हाल हुआ तो ही बिकेम एन अपॉर्चुनिस्ट एंड ही बिकेम एन एंटी नेशनल. एसेंशियली अपने ही देश के विरुद्ध खिलाफ वो खड़ा हो गया. यानी कि इंडिया नहीं, भारतवर्ष, भारतवर्ष के खिलाफ. मिस्टर गांधी बहुत ही कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटी है. ही वॉज बॉर्न इन टू प्रॉस्पेरिटी. उनके जो पिताजी थे वो दीवान थे एक जामनगर स्टेट के, शायद, नॉट श्योर, आई थिंक वन ऑफ दोज प्रिंसली स्टेट्स इन सौराष्ट्र, वेस्टर्न इंडिया, वेस्टर्न गुजरात. तो उनके पिताजी बड़े पावरफुल थे और बड़े वेल्दी थे. दैट इज सम बैकग्राउंड अबाउट हिम. फिर वो इंग्लैंड चले गए और फिर वो साउथ अफ्रीका गए. एंड एसेंशियली उन्होंने 25 वर्ष साउथ अफ्रीका में डेमोन्स्ट्रेट किया कि आई एम वर्दी एंड कैपेबल ऑफ सर्विंग द ब्रिटिश एम्पायर. मैं अनफॉर्चुनेटली ये कह रहा हूँ कि ही वॉज अ ब्रिटिश एजेंट. ये बहुत कंट्रोवर्शियल है, बहुत लोग इससे दुखी होंगे, बट दैट इज माई असेसमेंट ऑफ मिस्टर गांधी. मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे स्कूल के हिस्ट्री बुक्स की वजह से हमें गांधी जी के बारे में और जिन्ना जी के बारे में पता चलता है, दोनों इंडिया और पाकिस्तान में. इंडियन हिस्ट्री बुक्स में जिन्ना साहब के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं लिखा गया, नहीं, बहुत कम लिखा गया. एंड आई एम श्योर कि पाकिस्तान के हिस्ट्री बुक्स में गांधी जी के बारे में इतना कुछ नहीं लिखा गया. एक्चुअली मैंने देखा है कि अगर आप पाकिस्तानी हिस्टोरियंस को देखेंगे या पॉलिटिशियंस को देखेंगे, दे डोंट हेट मिस्टर गांधी. ये बड़ी अजीब चीज़ है कि जिन्ना और गांधी अलग अलग कैंप्स में थे, बट द पाकिस्तानीज ओवरऑल ये गांधी जी से घृणा नहीं करते हैं. ये बड़ी अजीब चीज देखी है मैंने. इसका कारण क्या हो सकता है? आई वंडर. ये भी कोई अजीब, आप देख लीजिए कभी भी किसी पैनल डिस्कशन में, तो अगर कोई पाकिस्तानी पैनलिस्ट है वो कभी बुरा नहीं बोलेंगे मिस्टर गांधी के बारे में. एक साइड नोट मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरे दुबई ट्रिप में और लाइफ में जितने भी पाकिस्तानी भाई बहन मिले,
बहुत प्योर होते, बहुत वार्म होते, एटलीस्ट इन माय एक्सपीरियंस। मेरा भी एक्सपीरियंस है, मैं यूएस में रहा हूँ, वहां पे भी मुझे बहुत पाकिस्तानी मिले, नेवर एनी बैड एक्सपीरियंस। एज इंडिविजुअल्स हम एक ही लोग हैं, हमारा डीएनए एक ही है, बस कुछ चीजें अलग है। वो पॉलिटिकल क्लास ने एक्सप्लोर की है उन चीजों को, डिवाइड एंड रूल के थ्रू, और डेफिनेटली टेक्स्ट बुक्स के थ्रू। जो चीजें आप स्कूल में सीखते हो, आई स्ट्रांगली फील कि वो सच नहीं है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अगर आपको सच जानना है, आपको दोनों साइड से चीज़ों को देखना चाहिए। किसी भी इंसान को वाइट वॉश मत कीजिए, ये मत मानिए कि ये इंसान ना बिल्कुल संत है। जो इंसान सच में संत होता है वो मंक बन जाते हैं, वो फकीर बन जाते हैं, दे रिनाउंस द वर्ल्ड। वो इंसान सच में वाइट वॉश्ड होते हैं। पर जो भी इंसान पब्लिक आई में होते हैं, जो भी इंसान मीडिया में होते हैं, इन एनी फॉर्म, हमेशा ग्रे होते हैं। कुछ चीज़ें छिपाई जाती है पब्लिक से, और इन्हीं सच्चाइयों के बारे में आप सिर्फ पॉडकास्ट के थ्रू जान सकते हो, क्योंकि इन चीज़ों पर मूवीज़ नहीं बनेगी, ये चीज़ें आपको न्यूज़ पर नहीं दिखाई देगी। पर अगर आप हिस्टोरियंस के साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं, अगर आप किसी वेल रेड इंसान के साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं, तब आपको इन चीज़ों के बारे में पता चलेगा। तो मैं आपको दोनों साइड्स के बारे में, इंडिया और पाकिस्तान के बारे में, ग्रे चीज़ों के बारे में पूछना चाहूँगा सर। हमारी हिस्ट्री बुक्स हमें डेफिनेटली झूठ कहती हैं, तो आपके अकॉर्डिंग अभी सच के बारे में बताइए, फिर क्या हुआ 1920s में, क्या होने लगा? तो 1920s में बहुत सारे ये रिलीजियस फ्रैगमेंटेशन हुआ, पोलराइजेशन हुआ धीरे धीरे, मोपला जेनोसाइड हुआ साउथ इंडिया में, मलबार में, केरला में, और बहुत सारे अलग चीज़ें हुई ऐसी, विच वर ऑल पोलराइजिंग। और ये सब इट केम टू अ हेड इन द 1930s, जब पाकिस्तान मूवमेंट का ऑफिशियल ये नारा लगने लगा भारत के अंदर। और मिस्टर गांधी हमेशा कहता था कि पार्टीशन को मैं नहीं होने दूंगा, ओवर माय डेड बॉडी, ओवर माय डेड बॉडी। लेकिन शब्दों से क्या होता है, आप कुछ एक्शन तो लीजिए। कुछ किया उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, उन्होंने इसको स्टॉप करने का कोई प्रयत्न नहीं किया। टू मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अगर व्यूअर्स को दुख होता है मैं जो कहता हूँ उसे, मैं कहूँगा कि सारा का सारा मिस्टर गांधी का राइटिंग्स ऑनलाइन अवेलेबल है। एवरीथिंग, सब कुछ ऑनलाइन आपको फ्री ऑफ चार्ज मिलेगा। आप स्वयं पढ़ लीजिए, आपको जो मिस्टर गांधी के जो व्यूज़ थे और उनके जो ओपिनियंस थे, उनके राइटिंग्स सबके सारे के सारे ब्लैक एंड व्हाइट में उपलब्ध है। तो ब्रिटिश लोग ने इन सब अलग अलग फैक्शंस को एक दूसरे के अगेंस्ट खड़ा किया, और फिर जब ज़रूरत पड़ती थी तब कांग्रेस पार्टी के जो मेन लीडर्स थे उनको एक वेकेशन पे भेजते थे इन जेल्स, 5-स्टार जेल्स, और फिर सिचुएशन को थोड़ा डिटीरियोरेट होने देते थे, कम्युनल राइट्स एंड ऑल दोज थिंग्स। तो ये सब चल रहा था, एंड देयर वाज अ डेफिनेट पुश टुवर्ड्स द पाकिस्तान मूवमेंट। अभी वेस्टर्न इंडिया में, पाकिस्तान अफगानिस्तान रीजन में, पश्तूनिस्तान जैसे कहते हैं, वहाँ पर एक और मूवमेंट चल रही थी, खुदाई खिदमतगार। उनके जो लीडर थे वो खान अब्दुल गफार खान थे। ही वॉज अ गांधीयन, वो दिल से मिस्टर गांधी की फिलॉसफी को मानते थे। वो सोचते थे कि हमें नॉन वायलेंट होना है और हम कभी भी भारत का बंटवारा नहीं होने देंगे। तो मिस्टर खान अब्दुल गफार खान वॉज अ ट्रू पेट्रियट। उन्होंने पश्तून लोगों को मोबिलाइज किया। पश्तून को आज हम किस रूप में देखते हैं? तालिबान, मुजाहिदीन। मिस्टर खान अब्दुल गफार खान ने पश्तूनों को एज अ पीसफुल नॉन वायलेंट ग्रुप के तरह मोबिलाइज किया, और उन्होंने सत्याग्रह किए इस रीजन में। और ही अलाइड विद मिस्टर गांधी, नॉट विद मिस्टर जिन्ना, क्योंकि मिस्टर खान अब्दुल गफार खान एक यूनिफाइड भारत चाहते थे। पॉसिबली भारत अफगानिस्तान का भी यूनिटी चाहते थे वो, क्योंकि वो एक्चुअली अफगान थे, पश्तून थे। लेकिन इवेंचुअली उनका बिट्रेयल हो गया। ही वांटेड यूनिफाइड इंडिया, लेकिन एट द लास्ट मिनट पार्टीशन का ग्रीन लाइट मिल गया फ्रॉम मिस्टर गांधी, फ्रॉम मिस्टर नेहरू, फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी। और श्री गफार खान का लास्ट सेंटेंस था टू मिस्टर गांधी दैट यू हैव थ्रोन अस टू द वुल्व्स, क्योंकि फिर उनके जो पश्तून लोग थे, दे बिकेम पार्ट ऑफ पाकिस्तान, उनका टेरिटरी बिकेम पार्ट ऑफ पाकिस्तान। एंड मिस्टर गफार खान, ही स्पेंट द मेजॉरिटी ऑफ हिज लास्ट ईयर्स इन हाउस अरेस्ट इन पाकिस्तानी टेरिटरी। और जब उनकी मृत्यु हुई तब उनको दफनाया गया अफगानिस्तान में, आई थिंक जलालाबाद में। सो ही वॉज अ मैन हु स्पैन्ड 3 countries, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। ही वॉज अ ट्रू इंडियन एंड अ ट्रू नेशनलिस्ट, ट्रू पेट्रियट। तो मिस्टर जिन्ना, उनके ऑब्जेक्टिव्स और प्रिंसिपल्स बहुत अच्छे थे शुरुआत में, लेकिन फिर उन्होंने
यू टर्न कर दिया एंड ही बिकेम अ ट्रेटर टू हिज ओन कंट्री। फिर एक इंटरेस्टिंग एपिसोड आता है 1946 में। अभी 1946 में क्या हुआ था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का अंत हो गया था और बहुत सारे भारतीय सोल्जर्स ने यूरोप में, अफ्रीका में, अलग अलग जगहों में ब्रिटेन के लिए इस वॉर में पार्टिसिपेट किया था। बहुत भारतीय लोग मर गए सोल्जर्स, लेकिन सबसे ब्रेव, सबसे शूरवीर भारतीय सोल्जर्स थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सबसे ज़्यादा फाइटिंग एलाइज की तरफ से भारतीय सोल्जर्स ने किया था। इट इज़ बिकॉज ऑफ इंडियन सोल्जर्स की एलाइज जीत सके थे। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समाप्त होने के बाद ये पूरा जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी था, उसके सारे सोल्जर्स को वापस भारत भेजा और धीरे धीरे उनको डीमोबिलाइज करना था। तो नाउ दे वर अनऑक्यूपाइड, वो फ्री थे, उनको कुछ काम, कुछ ड्यूटीज नहीं थे उनके। तो क्या हुआ कि जो भारतीय नेवी थी, बहुत बड़ी नेवी थी, कुछ 70-80 शिप्स थे उसके, वॉर शिप्स, बैटल शिप्स, ये सिंगापुर से लेकर पर्शियन गल्फ तक और हाँ, इस पूरे रीजन में फैले हुए थे। अभी जो डीमोबिलाइज हो रहे थे सोल्जर्स बॉम्बे में, उस समय बॉम्बे कहते थे, मुंबई नहीं कहते थे, तो जो सोल्जर्स डीमोबिलाइज हो रहे थे उनके अगेंस्ट जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार किया, बहुत रेसिज्म किया। तो इन सोल्जर्स ने रेबेलियन शुरू कर दिया, नेवल सोल्जर्स ने, नेवल सेलर्स ने, और उन्होंने कम्युनिकेशन इक्विपमेंट को कैप्चर कर लिया और ये सब न्यूज़ फैला दिया पूरे ब्रिटिश इंडियन नेवी में कि हम रेबेलियन कर रहे हैं। तो ओवरनाइट सारे के सारे शिप्स रेबल हो गए और अचानक से द एंटायर ब्रिटिश इंडियन नेवी वाज अ रेबल फोर्स। पायरेट्स बन गए। और फिर क्या हुआ कि जो सिविलियंस थे बॉम्बे में, कराची में, विशाखापट्टनम में, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। दे स्टॉप्ड ओबेइंग द ब्रिटिश ऑर्डर्स। राइट्स हो गए बॉम्बे में और ब्रिटिश लोग ने पुलिस को बोला फायर करो, पुलिस ने फायर करने से मना किया। ये कब की बात है सर? 1946, ओके, अर्ली 1946 की बात है। फिर उनको आर्मी को लाना पड़ा और फिर सिविलियंस पर फायरिंग हुई मुंबई में, कराची में, विशाखापट्टनम में। आप किसी भी हिस्टोरियन के बुक्स में ये देखेंगे नहीं, ये हमारी टेक्स्ट बुक्स में भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। हंड्रेड्स ऑफ पीपल वर किल्ड ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ बॉम्बे, ओके। फिर और राइटिंग हुआ और प्रॉब्लम हो गया और पूरा का पूरा इंडियन नेवी रेबल विद्रोह कर चुका था। एक दो सिर्फ शिप्स थे जिनके कैप्टन अभी भी ब्रिटिश साइड पर थे। अब क्या हुआ कि जो इंडियन सेलर्स थे सारे शिप्स में, उन्होंने 3 झंडे लगाए। एक तो कांग्रेस पार्टी का झंडा था, एक मुस्लिम लीग का झंडा था और तीसरी मेजर पॉलिटिकल पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी। 3 झंडे लगाए। तो अब क्या हुआ कि भारतीय पॉलिटिकल क्लास डर गया कि 1946 से हमारे को 1 आध वर्ष में सो कॉल्ड इंडिपेंडेंस मिलने वाली है। अगर ये लोग विद्रोह करेंगे और ब्रिटिश इंडियन आर्मी को ये न्यूज़ पहुंच जाएगा तो आर्मी भी विद्रोह कर देगी एंड देन ब्रिटिश रूल इज ओवरनाइट। 24 घंटे में ब्रिटिश रूल खत्म हो जाएगा, क्योंकि द एंटायर बेसिस ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया वाज द मिलिट्री, जिसमें सब इंडियंस ही थे। जब तक मिलिट्री उनके कंट्रोल में थी तब तक इंडिया उनके कंट्रोल में था। अभी नेवी विद्रोह कर चुकी थी, ये बात आर्मी को मालूम पड़ गई तो खत्म। और फिर कांग्रेस पार्टी गई, मुस्लिम लीग गई, सब गए। इंडिया गेट्स इंडिपेंडेंस थ्रू फोर्स, नॉट थ्रू पॉलिटिक्स। तो और इस कहानी की वजह से ब्रिटिश एम्पायर बहुत कमजोर दिखता है, बहुत। शायद उनकी खुद की ब्रांडिंग के लिए ये हिस्ट्री बुक से निकाला गया, क्योंकि हमारी हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स में जो हमें सिखाया जाता है कि हाँ, इंडियन सोल्जर्स फॉट इन वर्ल्ड वॉर 2 और उसके बाद ब्रिटिश एम्पायर हैड देयर ओन प्रॉब्लम और फिर इंडिपेंडेंस मिल गई। ये बहुत हिस्ट्री इज मच मोर कॉम्प्लिकेटेड एंड न्यूअंस। बहुत सारा वाइट वॉश कर दिया है। इस चैप्टर को बहुत वाइट वॉश करते हैं। इस चैप्टर को कहते क्या है? द रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी 1946। इसको म्यूटिनी कहते हैं या रिबेलियन कहते हैं, व्हाटएवर। तो क्या होता है कि अभी कांग्रेस पार्टी के लीडर्स, एसेंशियली मिस्टर गांधी, डर गए। भाई ये तो नहीं होना चाहिए, हम तो वी बिलीव इन नॉन वायलेंस, ये क्या कर रहे हैं ये लोग। तो उन्होंने स्ट्रॉन्ग कंडेमनेशन इश्यू किया कि आप ये सब क्या कर रहे हो, यू कैन नॉट डू सच थिंग्स। मिस्टर जिन्ना ने भी स्ट्रॉन्ग कंडेमनेशन इश्यू किया कि वी डू नॉट सपोर्ट दिस एट ऑल। सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी को ये अपॉर्चुनिटी अच्छी लगी, उन्होंने सपोर्ट किया नेवल रेबेलियन को। फिर मिस्टर गांधी ने, उनके जो हेंचमैन थे मिस्टर पटेल, मिस्टर गांधी
used Mr. Patel as the enforcer of the Congress party. सारा organization का काम Mr. Patel करते थे, सारा जो enforcement of rules and obedience Mr. Patel करते थे. He was the Iron Man and he was Mr. Gandhi's right hand man. तो Mr. गांधी ने Mr. पटेल को मुंबई भेजा इन सब विद्रोहियों से निगोशिएट करने के लिए. मिस्टर पटेल मुंबई आए, इन्होंने इनसे निगोशिएट किया, उन्होंने आश्वासन दिया कि आपके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं होगी, आप अपने हथियार डाल दीजिए, आपके खिलाफ कुछ नहीं होगा, यू विल बी गिवन ऑल योर राइट्स, फ्रीडम्स, एवरीथिंग. तो ये सब हताश हो गए कि कोई पॉलिटिकल पार्टी, मेजर पॉलिटिकल पार्टी हमें सपोर्ट नहीं कर रही, कांग्रेस भी नहीं कर रही, महात्मा जी भी नहीं कर रहे, श्री जिन्ना भी नहीं कर रहे. तो ये हताश हो गए, डीमोरलाइज हो गए और उन्होंने हथियार डाल दिए. बिल्कुल भाई, इससे आगे का पार्ट फिर देखेंगे. लेकिन ये कि सर अभिजीत जो देख ले कि भाई उन्होंने बहुत अच्छी हिस्ट्री के बारे में भाई वो जानते हैं कि एक एक पॉइंट अगर देखा जाए तो वो क्लियर करते हैं भाई, चाहे उनको जिधर से भी ला कर एक हाथ सामने भाई पॉइंट रखना पड़े वो क्लियर ज़रूर करते हैं. और इसी तरह अगर देखा जाए तो मतलब कि एक डार्क रियलिटी पर अगर उन्होंने वीडियो बनाई है भाई कि हमारी जो हिस्ट्री है उसको अगर देखा जाए कि कैसे भाई एक छोड़ा गया है भाई एक चीज़ को कि भाई पाकिस्तान को कहाँ किधर लेकर आ गया भाई, इंडिया को कैसे, मतलब पीछे ये जो चीज़ें चलती आ रही थी ना, इनका आज एक भाई एहसास होता है कि हमारे नज़रों में तो भाई अलहदा होकर भी अलहदा कुछ भी नहीं हमें तो भाई दिया गया. बस रोना धोना शुरू हो जाता. लेकिन फिर भी भाई अगर देखा जाए तो अब यहाँ से लोग ऐसे भाग रहे हैं कि हमारी हिस्ट्री को तो छोड़े भाई अपना फ्यूचर को देखकर भाग रहे हैं, हिस्ट्री को कोई पढ़ता नहीं. सर ने काफ़ी एक अच्छा एक्सप्लेन किया है. और ये जो हिस्ट्री है ना तो भाई एक बुक्स में पढ़ी हुई है और ना ही स्कूलों में ऐसी सिखाई जाती है. ये एक सर का भाई एक तो एक थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि अब एक ऐसी चीज़ें आ चुकी हैं कि हमारे पास ऐसे मतलब के टीचर हैं जो कि यूट्यूब पर है, आपको हिस्ट्री बता देते हैं, कुछ नॉलेज आ जाता है आपके, खास करके एक पाकिस्तानियों को. क्योंकि इंडिया के भाई हम जितने भी लोगों से या भाइयों से बात करते हैं वो तो हमें एक मतलब कि ऐसी चीज़ बता देते हैं जो कि अभी एक हम सोच भी नहीं सकते. ये भाई ने अभी भी मैट्रिक पास किया अभी इसको अभी एक हिस्ट्री का नहीं मतलब कि नॉलेज कोई इसके अंदर, इसको यही पता है कि हमने 4 जंगें जीती हुई हैं. और एक जो नहीं पता है एक जो मुसलमान है या एक मतलब कि एक जो मुसलमान है ना, उन्होंने एक दुनिया पर है भी रहे हैं. और ना तो ही सही ऐसे ना और ना ही कोई इधर चीज़ हुई है और ना कुछ. और एक चीज़ तो हमें जो है ना वो थोड़ा बहुत ज़रूर पता है कि जो कायदे आज़म थे ना वो भाई इंग्लैंड से पढ़ के आए हुए थे, वो तो सबको पता है. एक आपको और बात पता है कि कैदी आज़म ट्रेन में जा रहे थे और मतलब कि वो लड़की वाली बात, ये फेमस एक वाक़या है कैदी आज़म का, जो आके हर एक पाकिस्तानी बच्चे को पता है कि वो लड़की भागी, इसने मेरे मतलब कि मेरे साथ कुछ बुरा किया, लेकिन वो ऐसे बैठे थे सिरगट लगाकर, और वो जो सिरगट का आगे से होता है ना मतलब कि वो फूक सा, वो गिरे नहीं है. लोगों ने जज किया कि ये तो उठे ही नहीं है. ये एक आपको फेमस वाक़या मिल जाएगा. और मुझे कोई कैदी आज़म की बात एक और भाई हम 7th क्लास में पढ़ते थे भाई, मैं आपको बताता हूँ, वो लड़के से ना भाई टीचर ने पूछा कि आप ना थोड़ा मजबून सुनाए कि भाई हिस्ट्री के बारे में थोड़ा कैद आज़म के बारे में बताएं. तो उन्होंने बताया कि कैद आज़म आला तालीम हासिल करने के लिए अफ़गानिस्तान गए थे. उस लड़के ने बताया था भाई, मतलब 7th क्लास में हम याद कर रहे थे तो सर ने ऐसे बिल्कुल ऐसे जो है ना वो ऐसे जिसको मजबून बोलते हैं वो तो भाई हम कैद आज़म के ऊपर मैट्रिक में भी लिया आया था, मैट्रिक में लिखने के लिए के पीछे 8वीं में है होता है मैट्रिक तक, लेकिन आया नहीं था एग्जाम. अच्छा एग्जाम तो उसमें यही है कि एक तो मतलब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये था कि कांग्रेस के साथ उनका जो है ना वो मतलब पीछे सारी उसकी उनकी तगोदो थी कांग्रेस में. लेकिन ये कि आगे जाके जो पॉइंट टर्निंग पॉइंट ये था कि वो ये कहते थे कि जो कांग्रेस है ना वो जस्ट हिंदुओं के बारे में सोचती है, मुसलमानों के बारे में नहीं सोचती, जिसकी वजह से उसका जो है ना वो दिल आज़ारी हुई. उसने सोचा कि ये तो भाई जस्ट अपना सोच रहे हैं, लिहाजा जो है ना वो हमें इससे मुझे एक अलहदा इससे होना चाहिए और हमें जो है ना वो एक आज़ाद खुद मुख्तार मुल्क जो है ना वो बनाना चाहिए, जिसके लिए हमें उन्होंने एक 2 कौमी नज़रिया दिया, जिसके तहत ये कहा गया कि भाई इंडिया जो हिंदू और मुसलमान जो है ना वो इकट्ठे नहीं रह सकते. क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि उनका खाने का एक अलग तरीकाकार है, उनकी इबादत गाहें अलग हैं. वो मतलब जो भी 2-4 पॉइंट है वो मतलब हम नहीं इस तरह बोलना चाहते, मतलब वो कि
उनके ऊपर जो है ना वो उन्होंने एक तगोदो की, फिर वो फलां इलामा इकबाल मिले इलामा इकबाल को भी दाम मिला, जड़ें ऐसे जुड़ती गई तो भाई। फिर बाद इस तरह का एक ऐसे पूरा आता है, वो अली को याद होगा, मुझे तो खैर नहीं याद, काफ़ी जो है ना वो वर्षा हो गया, आगे आ गया, लेकिन ये कि ये थोड़े बहुत हिंट थे। बाकी अगर हम जो पश्तून मूवमेंट है ना, उनके जो लीडर थे उनके ऊपर बात करें तो भाई इसमें कोई शक नहीं है कि वो बहुत एक मजबूत लोग थे, जो पठान लोग थे ना। और लेकिन ये कि हम उनको जो है ना वो जिस तरह एक डायरेक्शन दी गई बाद में, जिस तरह एक कश्मीर की साइड के ऊपर लेके गए उनको जो है ना वो लड़ाई करने के लिए, और उनको जो है ना वो एक मिस यूज़ किया गया, तो उस हवाले से उनका जो है ना एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो है ना वो लोगों के अंदर पड़ गया। लेकिन बेसिकली वो बहुत और तरह के लोग हैं अभी भी, जो मतलब तालिबान की सूरत में आप देख लें, या जो हमारे जो है ना वो बहुत सारे मामला हैं जिनमें उनको जो है ना वो धकेला जा रहा है, जिसकी वजह से उनका इस तरह का जो है ना वो एक नैरेटिव बन गया, लेकिन वो इस तरह के थे नहीं। बाकी जो है ना वो भाई अभी देख रहे हैं तो डार्क साइड तो वाकई है। बाकी ये एक पता चल गया कि दोनों लीडर्स जो है ना वो इंग्लैंड से पढ़ के आए हुए थे, और उन्होंने फिर जो है ना वो कोशिश की आगे जो है ना वो बढ़ने की। बिल्कुल भाई, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।